हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ बेटा आरसी, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, आगे की तरफ लेके चलेंगे। कल की क्लास में मैंने कहा था सॉइल की जो थर्मल प्रॉपर्टीज है उनमें सॉइल टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, या फिर यूं बात करें अपन जो लेटेंट हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, इस तरह की बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे। उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है या इस तरह की जो भी बेसिक चीजें थी वो सारी हमने स्टडी कर ली थी। अब उनसे आगे की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिससे बहुत बार एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक छोटा सा सवाल आता है एल्बिडो। देखो ध्यान देना, एल्बिडो होता क्या है। वैसे मैं आपको कहूं तो एल्बिडो इतना इजी वे में आप समझ सकते हो कि सारी प्रॉब्लम्स आपकी एक ही बार में समाप्त हो जाएगी। जैसे समझना, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई भी सतह है, सरफेस है, ये मान ले सॉइल की सरफेस है, प्लांट लीफ की सरफेस है, या कोई भी सब्सटेंस, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है उसकी सतह की हम बात कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सतह के ऊपर कुछ रेडिएशन या फिर यूं कहें कुछ लाइट यहाँ डालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से चलती हुई रेडिएशन इस सरफेस के ऊपर आती है, तो मैंने देखा कि यहाँ से जो रेडिएशन आती है, मान लो उसकी चार, अब देखो रेडिएशन या जो लाइट होती है वो जनरली वेव के अंदर आती है। अब वेव क्या होती है या लाइट जो होती है, बेटा याद रखना ये ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिव रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, यानी एनर्जी जो होती है, हीट जो होती है, वो वेव के अंदर तरंगों के रूप में बहती है। और ये जो तरंगे होती है इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखना, विद्युत चुंबकीय करके इसको हम लोग कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सूरज से रोशनी आती है, सनलाइट आती है, तो ये सनलाइट हमारे सरफेस के ऊपर आती है। यानी ये जो चार लाइट यहाँ की तरफ आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंटल लाइट या फिर कह दो रेडिएशन, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट आ रही है वो कौन से मेथड से आ रही है, रेडिएशन वाले मेथड से ही आ रही है। तो आप चाहो तो इसको रेडिएशन कह सकते हो, आप चाहो तो इसको लाइट कह सकते हो। यानी जो रेडिएशन सन से, सूर्य से पृथ्वी की सतह पर आ रही है, हमने उसको बोल दिया है इंसिडेंटल लाइट बोल दीजिए, अदरवाइज आप चाहो तो इसको रेडिएशन भी कह सकते हो। अब मैंने देखा कि जो यहाँ रेडिएशन पहुंच रही है उस रेडिएशन में से मान लो यहाँ ये वाली जो रेडिएशन है ये क्या किया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी जो पृथ्वी की सतह है, अर्थ की जो सरफेस है, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसी तरीके से हमने के देखा कि जो रेडिएशन आई थी उसमें से जो रेडिएशन है वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर, यानी चार यहाँ पर वेवलेंथ या यूं कहें चार किरणें यहाँ पर आती है, उनमें से एक का तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है और तीन वापस से रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। यानी आने वाली लाइट को हमने कहा इंसिडेंटल लाइट, और जो वापस से रिफ्लेक्ट होके चली गई है, पृथ्वी की सतह से टकराई और वापस से लौट कर चली जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। यानी हम सीधा सीधा शब्दों में कहें रिफ्लेक्टेड लाइट कह दीजिए या रेडिएशन कह दीजिए, एक ही बात है। सीधे शब्दों में कहे तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी लाइट आती है और जितनी उसमें से वापस लौट जाती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलेंगे इसको, एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब होता है रेशियो ऑफ इंसिडेंट या फिर रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू इंसिडेंटल लाइट, या सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो लाइट यहाँ पृथ्वी की सतह पर आ रही है उसका कितना भाग, भाग मतलब बेटा ये तीन जो है, तीन किरणें वापस से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, सीधी सी बात है इसी का तो हिस्सा है, और इसमें से एक का क्या हो गया है, एब्जॉर्प्शन हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि भैया इंसिडेंटल लाइट का कितना भाग जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस से एटमॉस्फेयर में लौट जाता है, उसको बोलते हैं एल्बिडो। तो डेफिनेशन भी इसकी बिल्कुल आसान है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि fraction of incidental light which is reflected to या यूं कह सकते हैं कि इंसिडेंटल लाइट का वो पार्ट जो जनरली वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है बैक टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर वापस से रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्बिडो। इसी की तर्ज पे बेटा मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इसकी जो डेफिनेशन है जनरली बहुत बार तो रेशियो के रूप में पूछा जाता है और बहुत बार इसका जो फ्रैक्शन वाली डेफिनेशन आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है, फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंटल
इंसिडेंटल लाइट भी कह सकते हो मेरे प्यारे रसगुल्लो, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको रेडिएशन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंटल लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड टू reflected back to the atmosphere is called एल्बिडो। यानी सिंपल शब्दों में हम ये कहें तो एल्बिडो का मतलब होता है कि जितनी लाइट जो आई थी, इंसिडेंटल लाइट का मतलब है सतह पर आने वाली जो लाइट है उसकी बात करते हैं, और जो वापस से रिफ्लेक्ट होकर चली गई उसका जो भाग है, यानी इंसिडेंटल लाइट का वो भाग जो वापस से चला गया उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और याद रखना ये सवाल प्री पीजी में पूछा जा चुका है, इसका फॉर्मूला पूछा था। प्री पीजी में क्या पूछा था, सिंपल इसका फॉर्मूला पूछ लिया था, और वहां बच्चे गोल हो गए कि सर ये इंसिडेंटल लाइट तो क्या होती है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है, भगवान जाने, समझ में ही नहीं आया। तो इसका मतलब गोलमोल नहीं हो रहा, इंसिडेंटल मतलब आने वाली और वापस से रिफ्लेक्ट होती है, यानी उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है हम उसको जनरली कहते हैं। बहुत बार इसी को क्या किया जाता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, और अब इसका जो सवाल बन जाता है वो इस तरह से पूछा था प्री पीजी के अंदर कि एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो का फॉर्मूला होता है। तो याद रखना फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंटल रेडिएशन। यानी सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जितनी लाइट आई थी और जितनी वापस से लौट गई, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं एल्बिडो। अगर इसी की आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, आप सिंपल शब्दों में लिख दोगे। अगर किसी भी चीज को अगर आप इस तरह से लिखते हो तो उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू इंसिडेंटल लाइट इज कॉल्ड एल्बिडो। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहला सवाल जो प्री पीजी में पूछा गया था प्यारे बच्चों, वो यहां से ये पूछा गया था, तो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि एल्बिडो आज तक आपने पढ़ा होगा तो अक्सर आपने परसेंटेज शब्द लिखा हुआ देखा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 23%, जैसे आपने पढ़ा होगा 95%, जैसे आपने पढ़ा होगा 100%। पर मैं आपको बता देता हूं कि एल्बिडो परसेंटेज में यूनिट होती है, इसको हम रिफ्लेक्ट, कई बार इसको हम इंडिकेट करते हैं, पर इसको परसेंट में बनाने के लिए यहां हमको 100 लगाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना एल्बिडो के फॉर्मूले में कभी 100 आता ही नहीं है। एल्बिडो का फॉर्मूला तो केवल इतना ही रहता है। और याद रखना इंसिडेंटल लाइट का एक भाग है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एल्बिडो, यानी वो एक फ्रैक्शन है। तो बहुत बार याद रखना, इसका एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि बताओ भाई साहब जो एल्बिडो होता है उस एल्बिडो की यूनिट क्या होती है। जैसे आपको मैं पूछूं कि बताओ लंबाई की यूनिट क्या होती है, चौड़ाई की यूनिट क्या होती है, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है। जनरली पूछते हैं कि यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ हाइट, यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ, यानी बहुत सारी जो होती है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इस तरह की बहुत सारी जो चीजें होती है उनकी यूनिट्स होती है। वैसे एल्बिडो की भी एक यूनिट होती है। जनरली एल्बिडो को हम इंडिकेट करते हैं फ्रैक्शन में। बोले सर ये फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी समझा दूं। फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अर्थ के ऊपर 10 रेडिएशन आती है और इस 10 में से 2 रेडिएशन वापस से रिफ्लेक्ट होके चली गई। अरे आने वाली कितनी है 10, वापस कितनी गई है 2, तो हम कह देंगे कि इसका जो एल्बिडो है वो 0.2 है। एल्बिडो कितना है 0.2 है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, यानी होता है भाग। समझ में आ गया। कई बार क्या होता है, हम इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाता है 20%, यानी जितनी लाइट अगर यहाँ अर्थ के ऊपर आई थी उसका 20% वापस से एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट होकर बैक चली गई, उसको बोलते हैं एल्बिडो। यानी इसकी 2 यूनिट आपको ध्यान रखनी है कि इसकी एक यूनिट तो हम जनरली इसको फ्रैक्शन में इंडिकेट करते हैं, और दूसरा ध्यान रखना इसकी यूनिट जो होती है वो परसेंट में भी आप इसको अक्सर लिखा हुआ पाओगे। दूसरी बात
कि जो एल्बिडो होती है सर, इस एल्बिडो की क्या कोई रेंज भी होती है क्या, कि यहां से लेकर यहां तक होता है जनरली एल्बिडो? तो ध्यान रखना, एल्बिडो की रेंज होती है 0 to 1, यानी कि किसी भी सरफेस का मैक्सिमम एल्बिडो हो सकता है 1 और मिनिमम एल्बिडो हो सकता है 0। याद रखना इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 0 to 1, यानी किसी भी सरफेस का मैक्सिमम जो एल्बिडो है वो कितना हो सकता है 1 से ज्यादा एल्बिडो नहीं हो सकता। और अगर इसी वैल्यू को जो आपके सामने लिखी हुई है, अगर आप चाहते हो कि सर इसको परसेंट में कितना लिखेंगे, तो परसेंट में इसको लिखेंगे 0 to 100%, यानी कि अगर परसेंट में बात करें तो 0 से 100%, और अगर फ्रैक्शन में बात करें तो ये होती है 0 to कितना होती है 0 to 1%। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक कमेंट भी आया है, मैं देख लेता हूं, देखिए किसने क्या बोला है। जस्ट 1 मिनट। ओके, आरती का आया हुआ था, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बेटा प्रणाम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं समझा देता हूं। जनरली ये याद रखना, सवाल जो होते हैं ना वो बेसिक चीजों से ही बनते हैं, जो बहुत हमको आसान लगती है ना कि ये तो बिल्कुल लल्लू टाइप का सवाल है रे बाबा, वही लल्लू टाइप का सवाल आगे चल के आपके गले का फंदा बन जाता है, क्योंकि वही तो एग्जाम में आ जाता है। तो देखो इस लल्लू टाइप में क्या होता है, बोले सर सबसे लोवेस्ट एल्बिडो आपने कहा 0 होता है, तो बताओ ये होता किसका है? और आपने कहा हाईएस्ट 1 होता है, इस 1 को ही 100% कहते हैं, तो बोले ये किसका होता है? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस से जा रही है उसकी क्वांटिटी को तो आप एल्बिडो कहते हो। और आपने अक्सर दो चीजें पढ़ी होगी कि जो सफेद वस्तु होती है वो प्रकाश का अवशोषण नहीं करती, सारा का सारा जो प्रकाश होता है उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है। और जो ब्लैक कोई भी, या यूं कहें काली जो वस्तु होती है जिनका कलर ब्लैक होता है, वो जनरली जितनी भी लाइट आती है सारी की सारी लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, इसीलिए उसका जो कलर होता है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक कलर हमको दिखाई देता है। ये बहुत एक कॉमन सी बात है जो आपने अक्सर पढ़ी होगी, बस वहीं से आपका आंसर बनता है। यानी कि मान लो कि यहां पर जो आपकी रेडिएशन अभी 10 रेडिएशन आई थी, समझना इस चीज को, 10 यहां पर रेडिएशन जैसे कंप्लीटली आई थी और उसमें से 10 की 10 वापस से बैक चली गई, यानी 10 का इसमें भाग दिया तो आपका आ गया 1। यानी कि अगर सारी की सारी रेडिएशन वापस से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, इसका मतलब एल्बिडो हो गया 1। और सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करती है? व्हाइट बॉडी, जिसका कलर सफेद होगा। और मान लीजिए यहां पर 10 रेडिएशन आपकी अर्थ पे आती है और उनमें से 0 वापस जाती है, सबका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो एल्बिडो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 0। इसका मतलब मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि जो भी सब्सटेंस काले रंग का होता है उसका एल्बिडो तो क्या होता है? कम, और जो व्हाइट कलर का होगा उसका एल्बिडो क्या होगा? ज्यादा। इट मीन्स हमारे यहां पर एक चीज क्लियरली समझ में आ जाती है कि जो 0 एल्बिडो होता है वो किसका होता है? 0 एल्बिडो होता है ब्लैक बॉडी का। किसका होता है? ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी का क्या मतलब है? ब्लैक बॉडी का मेरे प्यारे रसगुल्लो यहां मतलब बनता है, ब्लैक बॉडी का मतलब आपने चारकोल नाम सुना है क्या? आपने अगर चारकोल नाम सुना है तो चारकोल जिसको डांबर बोलते हो ना आप लोग, उसका जो एल्बिडो होता है वो कितना होता है? 0। ध्यान रखना, जो काली वस्तुएं होती है उनका एल्बिडो कितना होता है? उनका होता है 0। और आपको पूछे कि भाई साहब ये जो व्हाइट जो 1 आपने लिखा है वो किसका होता है, तो ध्यान रखना 1 जो एल्बिडो होता है 100% जो एल्बिडो होता है वो होता है व्हाइट बॉडी का। किसका होता है? व्हाइट बॉडी का। यानी जिन वस्तुओं का रंग सफेद होता है उनका एल्बिडो कितना होता है? 1 होता है। लेकिन सफेद बिल्कुल व्हाइट बॉडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहो हल्का सफेद जिसमें थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर मिला हुआ है, जैसे नील देते हो ना आप, सफेद कपड़े लाते हो और फिर नील दे के चोला पजामा पहनते हो, तो अगर उसमें कोई दूसरा कलर है तो फिर 100% नहीं होगा। एग्जैक्टली व्हाइट कलर्ड अगर है, इसका मतलब हम कहेंगे उसका एल्बिडो कितना होगा? 1 रहेगा। इज दैट क्लियर? आगे की तरफ बढ़े, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो व्हाइट बॉडी होती है उसका एल्बिडो कितना होता है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यह सवाल आया हुआ है कि जो चारकोल होता है उस चारकोल का एल्बिडो कितना होता है। याद रखना प्री पीजी में सवाल पूछा हुआ है कि चारकोल का एल्बिडो कितना होता है, तो ध्यान रखना कितना होता है? 0। क्योंकि चारकोल कैसा होता है? एकदम ब्लैक, मुर्रा झोटी जो होती है ना, मुर्रा भैंस, उसकी जैसा काला रंग होगा ना,
उसका एल्बिडो होगा 0, और एकदम व्हाइट होगा, चमक एकदम सफेद होगा, उसका होता है 1। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, कभी आपने देखा कि आपने कोई काला रंग का या काला आदमी या काली कोई भी चीज देखी और आपने कहा कि भाई साहब उसका आपकी आंखों में जिसको आप बोलते हैं ना रिफ्लेक्शन आ रहा है, या देसी भाषा में कहे तो चिल्का आ रहा है कि भाई साहब इसका तो मेरी आंखों में क्या आ रहा है, फ्लेश आ रहा है। नहीं होगा काले आदमी का कभी भी। लेकिन आपने देखा अगर कोई चीज एकदम सफेद एकदम व्हाइट कलर की कोई चीज आपके सामने आई तो आप लोग पक्का कहोगे कि यार इसका जो रिफ्लेक्शन है वो मेरी आंखों में आ रहा है। क्लियर है? इसका जो फ्लेश है वो मेरी आंखों में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर जितनी भी रेडिएशन जा रही थी सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आई, तो आपने कहा कि इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। और काला जो होता है उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो तो सारे ही प्रकाश को, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इससे आगे हमें बढ़ना है तो ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि यूनिट क्या होती है, रेंज क्या होती है और एल्बिडो का फॉर्मूला क्या होता है। तीनों सवाल एग्जाम में पूछे हुए थे। अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब समझना, देखो दो चीज ध्यान रखना। पहली चीज कि ये अर्थ की सरफेस है और यहां पर रेडिएशन आ गई है। क्या आ गई है? यहां पर रेडिएशन आ गई है। अब होता क्या है कि या तो ये जो रेडिएशन होती है ये वापस से रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर में चली गई है। जो चली गई है वो एल्बिडो है, और जो नहीं जाती है उसका क्या होता है? उसका ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोई भी प्लांट है और रेडिएशन आती है, इस प्लांट की सरफेस के ऊपर रेडिएशन आती है, तो आपने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बेटा प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही तो होता है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। फोटोसिंथेसिस को हम बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये ध्यान रखना किसकी प्रेजेंस में होता है? लाइट की प्रेजेंस में होता है। अंधेरे में कभी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। यानी इस फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, लाइट जो आती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उससे कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करते हैं। यानी एक तो क्या कर देंगे, एक तो प्लांट्स क्या करते हैं, इस लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। पहली चीज क्लियर है। दूसरी, कुछ लाइट आती है उसको क्या करती है, जो सॉइल होती है ना, ये सॉइल भी ध्यान रखना उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दो वर्ड होते हैं, फिर समझा देता हूं। एक तो होता है एडजॉर्प्शन, यानी ये दो टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जिंदगी में हर जगह याद करना, इसको समझ लेना। एक तो होता है एडजॉर्प्शन, और दूसरा होता है ध्यान रखना एब्जॉर्प्शन। अब समझना इन दोनों चीजों को। एक में तो आता है एब्जॉर्प्शन, एक को आता है एडजॉर्प्शन। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बता देता हूं कि जो एक को तो बोलते हैं अधिशोषण, एक को बोलते हैं अवशोषण। एक को क्या बोलते हैं? अधिशोषण। एडजॉर्प्शन जो होता है उसको बोलते हैं अधिशोषण। और याद रखना जो दूसरी टर्म यहाँ यूज की जाती है उसको बोलते हैं अवशोषण। बोले इन दोनों का मतलब क्या है? अक्सर हमने इन दोनों को एक ही पढ़ा है, तो समझ ले, अभी समझ लेना इस बात को। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। किसकी बात करते हैं? एब्जॉर्प्शन की। जैसे मान लो ये कोई प्लांट है सॉइल के अंदर, ये कोई भी एक पौधा है और इस प्लांट की ये रूट्स है। ये क्या है? इसकी रूट्स है। मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर प्लांट्स की रूट्स है। और यहां पर हम बात करते हैं तो यहां मान लेते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका जो प्लांट है वो एब्जॉर्प्शन करता है या एडजॉर्प्शन करता है? तो सिंपल सी अगर थिंक हम समझे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ये क्या करेगा? प्लांट की रूट के अंदर चला जाएगा, यानी जो जड़ होती है उस जड़ के अंदर एंट्री कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। और इस रूट के अंदर ही अंदर धीरे धीरे ये कहां कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा, प्लांट सिस्टम के अंदर अंदर चला जाएगा। यानी अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल या जो आयंस होते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो आयन होते हैं, चाहे वो एनाइन हो या केटाइन हो, अगर वो सरफेस के अंदर, यानी कि ये जो रूट की सरफेस आपको दिख रही है ये रूट सरफेस थी, अगर इस रूट सरफेस के अंदर अगर वो आ जाता है, इस केस का मतलब उसने क्या कर लिया है? उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया। अवशोषण का मतलब होता है सतह के अंदर चले जाना। क्लियर है मामला? दूसरे पॉइंट पर आते हैं। बोले सर एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन को समझना, जैसे मान लीजिए आपका जो हाथ है अभी एकदम सूखा हुआ है,
आपने क्या किया, अपने हाथ को एकदम से पानी की एक बाल्टी में दिया और वापस से बाहर निकाल लिया। तो आपने देखा होगा इसके चारों तरफ एक पानी की परत बनी हुई रहती है, यूं कहे आपके हाथ के चारों तरफ जो पानी है वो लग के आएगा। अब मैं आपसे ये पूछूं कि जब मान लीजिए आपको पानी पीना है, तो आपने अपने हाथ को पानी की बाल्टी में डुबो दिया, तो इससे आपकी पानी की पूर्ति हो जाएगी क्या? अगर नहीं होती है, क्यों? क्योंकि जनरली हमारी जो सेल्स होती है वो हमारे माउथ से होता हुआ वाटर हमारे सिस्टम के अंदर जाएगा और वहीं से उसका एब्जॉर्प्शन होकर वो काम आएगा। यानी यहाँ बाहर हाथ की सतह पर जो पानी चिपका हुआ है वो अंदर नहीं जाएगा, वो सतह के ऊपर ही रहेगा। और जो चीज सतह के ऊपर रहे उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, उसको बोलते हैं अधिशोषण। यानी कुल मिलाकर दो सिंपल शब्दों में समझिए, अगर कोई भी सब्सटेंस सरफेस के ऊपर चिपका हुआ रहता है, सतह के ऊपर चिपका हुआ रहता है, तो उसको तो बोलते हैं अधिशोषण। और अगर वो सतह के अंदर चला जाता है, जैसे जड़ के अंदर पानी चला जाता है, पोषक तत्व चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी आगे चलकर जब मैं आपको सॉइल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इतने ज्यादा आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। अगर आपको लगे कि भैया सरफेस के अंदर कोई चीज जा रही है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका अवशोषण हो रहा है। अगर कोई चीज सतह के ऊपर चिपक रही है तो उसका अधिशोषण हो रहा है, उसका एडजॉर्प्शन हो रहा है, सतह पर चिपक रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टीचिंग से एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते होंगे तो मास्टर अक्सर चौक से बोर्ड के ऊपर लिखता है, या मार्कर लेकर जो व्हाइट बोर्ड होता है उसके ऊपर लिखता है। तो जब वो मार्कर को चलाता है तो आपने देखा होगा एक जो शाई होती है, वो इंक होती है, वो बोर्ड के ऊपर चिपक जाती है, जिससे आपको लिखा हुआ ऐसा कैसा दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पेन में जो इंक थी वो उस बोर्ड की सतह पर चिपक गई, यानी उस जो इंक थी उसका क्या हुआ है, उसका हुआ है एडजॉर्प्शन। क्या हुआ है उसका? एडजॉर्प्शन। क्लियरली समझ में आ गई मेरी बात? आई होप कि इसमें आपको किसी तरीके की कोई डाउट नहीं है एडजॉर्प्शन और अधिशोषण में। यानी हम बात कर रहे हैं कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जब एनर्जी इनके ऊपर आकर टकराती है, तो मुझे ये बताओ कि जो एनर्जी होती है वो पार्टिकल्स की सतह पर तो बैठी नहीं रहेगी, यानी कहाँ चली जाएगी? अंदर। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब ये सॉइल का पार्टिकल था और यहां से ये एनर्जी आती है और पता चला कि जो रेडिएशन या एनर्जी आई थी वो यहाँ सतह पर आकर बैठ गई। ऐसा तो नहीं होगा। वो एनर्जी चली जाती है इसके अंदर और इसको पूरे को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। यानी एनर्जी का होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है एनर्जी का? एब्जॉर्प्शन। यानी कुछ एनर्जी का तो क्या हो जाता है, कुछ का तो हो जाता है एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कुछ प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस काम में लिया जाता है, और बाकी वापस से रिफ्लेक्ट होकर कहां चली जाती है? एटमॉस्फेयर में। जो चली गई उसको तो जाने दो, जो रह गई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी हमारी पृथ्वी के ऊपर जो रेडिएशन आती है, जो एनर्जी आती है, उसका कुछ ही पार्ट हमारे यहाँ पर रहता है, बाकी सारा एटमॉस्फेयर में वापस से चला जाता है। तो ये जो एनर्जी हमारी अर्थ के ऊपर आई है, इस एनर्जी का आगे चल के क्या होगा? तो ध्यान रखना, पहला तो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि जो सॉइल होती है, या फिर हम बात करें जो वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन का मतलब होता है जो प्लांट्स पेड़ पौधे हैं उनकी बात कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सॉइल और जो वेजिटेशन होती है, इनके द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्व की जाती है, वो एब्जॉर्व करके इनका एक तो फोटोसिंथेसिस हो जाता है, और दूसरा काम होता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, दूसरा इनका काम होता है। पहली चीज क्लियर है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्व इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग, उसका टेम्परेचर मेंटेन रह पाए, इसलिए ये एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा जो काम है वो बेटा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोले वो क्या है सर? देखो समझना, जैसे मान लीजिए ये है सन और ये है हमारी अर्थ। अगर हम बात करें तो जो सन होता है, सूर्य होता है, वहां से जब रेडिएशन निकलती है, तो जो रेडिएशन होती है, ध्यान रखना, वो इस तरह से मूवमेंट करती हुई आती है। यानी कि आप कहोगे सर कल तो आपने कहा था एक डायरेक्शन में जाती है, आज तो आप इसको सांप बना के चला रहे हो, चक्कर क्या है आपका? याद रखना, ये जो रेडिएशन होती है इसको बोलते हैं ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या बोलते हैं इसको?
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर बोलते हैं ईएम स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईएम स्पेक्ट्रम। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दूसरी चीज समझना, जो रेडिएशन होती है वो कभी भी एकदम तीर की तरह सीधी नहीं चलती, उसकी जो वेवलेंथ होती है बेटा वो तरंग देरी, आपने सुना होगा वेवलेंथ, नाम सुना होगा ना, ये हिंदी में सुना होगा तरंग देरी है। यानी आपने सुना होगा कि इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको एक तरंग देरी बोलते हैं। या जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट पकड़ लेते हैं, जैसे मान लो इस पर मैंने ये पॉइंट पकड़ा और मैंने देखा कि भैया 1 सेकंड के अंदर यहाँ से इस तरह की कितनी सर्पिलाकार जो ये वेवलेंथ है वो गुजर जाती है, जितने नंबर में ये गुजरती है उसको बोल देते हैं उसकी वेवलेंथ। क्लियर है मामला? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो रेडिएशन आती है ये एक ही वेवलेंथ की नहीं आती है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है इसकी वेवलेंथ समान नहीं होती है, इसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। कुछ जो रेडिएशन होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत छोटी, कुछ की क्या होती है? बड़ी, और कुछ की क्या होती है? बहुत बड़ी। यानी कि अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो सन से, सूर्य से हमारी पृथ्वी की तरफ आती है। क्लियर है मामला? और यहां से जितनी भी प्रकार की जो रेडिएशन आती है, या यूं कहें जो ईएम स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें कुल मिलाकर 7 टाइप की या 7 वेवलेंथ की रेडिएशन आती है। कितने वेवलेंथ की रेडिएशन आती है? 7 वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो हमारी अर्थ की तरफ आती है। बोले सर आज तक तो ये बात पढ़ी नहीं थी कि 7 प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशन होती है। अरे कोई बात नहीं, आगे चल के आपको आइसोटोप भी पढ़ना है, यानी कि जो बच्चे स्पेशली पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें काम में आती है। और वेवलेंथ से तो इतने बार पीजी का जो पेपर देखोगे ना आप, तो उसमें बहुत बार आप एक एग्जाम्पल देखते हो और आप अक्सर रट्टा ही मारते हो। मैं गारंटी लेता हूँ हर एक बच्चा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है इसकी वेवलेंथ का मारता है रट्टा। क्यों? क्योंकि कभी समझा ही नहीं है। तो उस चीज को समझ लो। आपने अक्सर देखा होगा एक लाइट होती है जिसका नाम होता है विजुअल लाइट। क्या नाम सुना होगा आपने? या तो विजुअल लाइट या फिर आपने नाम सुना होगा विजुअल स्पेक्ट्रम। क्या नाम सुना होगा? आपने नाम सुना होगा विजुअल स्पेक्ट्रम। प्री पीजी में सवाल आता है कि विजुअल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ कितनी होती है, तो आपने अक्सर पढ़ा होगा 0.4 से 0.7, या इसको तो, या फिर आपने पढ़ा होगा 400 से 700 नैनोमीटर। इस तरह से अलग अलग, ये माइक्रोन में और नैनोमीटर में 2 अलग अलग यूनिट्स में आपने अक्सर इनको पढ़ा होगा। और आप क्या करते हो भैया? रट्टा मार लीजिए, रट्टा मारने का काम आप अक्सर करते हो। यही बात है ना? ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़ाऊंगा। यहाँ टोटल रेडिएशन कितने टाइप की होती है? 7 टाइप की। बोले 7 कौन सी होती है? एक होती है उसको बोलते हैं, ध्यान रखना, रेडियो वेव्स। दूसरे नंबर पर जो रेडिएशन आती है, पहली कौन सी होती है? रेडियो वेव। दूसरी जो आती है उसको बोलते हैं, जो आपका ओवन यूज करते हो ना आप, माइक्रो ओवन यूज करते हो, तो याद रखना उसको बोलते हैं माइक्रो ओवन वेव्स जो होती है वो आ जाती है। बोले सर ठीक है, रेडियो वेवलेंथ आ जाती है, एक माइक्रो ओवन वेवलेंथ वाली रेडिएशन हो जाती है, और इसके बाद और कौन सी आती है? तो ध्यान रखना, इसके अलावा अपन बात करते हैं तो एक हो जाती है अपना विजुअल स्पेक्ट्रम। क्या होता है? विजुअल स्पेक्ट्रम हो जाता है। बोले सर और कौन सा होता है? एक होता है इंफ्रारेड वेवलेंथ, यानी आईआर जिसको बोलते हो, 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे ये हो जाता है। उसके बाद कौन सा आ जाता है? जनरली अगर अपन बात करें तो विजुअल के बाद में आ जाता है आपका, जिसको आप बोलते हो अल्ट्रा वायलेट वेवलेंस, यानी यूवी जो वेवलेंस बोलते हैं जिनको, वो आ जाती है। और कौन सी आ जाती है? एक आ जाती है एक्स रेज, जो एक्सरा लेने के काम आती है। एक आती है गामा रेज। कौन सी आ जाती है आपकी? एक आ जाती है आपकी गामा रेज। यानी कि ध्यान रखना, एक चीज आप गांठ बांध के रख लेना कि आपके सामने जितनी भी ये जो रेडिएशन लिखी हुई है, ये सारी की सारी आप जो सन होता है वहां से पृथ्वी के ऊपर आती है। लेकिन इन सारी की सारी जो रेडिएशन होती है उनमें एक ही रेडिएशन अपने काम की आती है, जिसका नाम होता है विजुअल स्पेक्ट्रम वेवलेंथ। यानी कहने का मतलब, जब आप अपने घर में लाइट जलाते हो, बल्ब जलाते हो, तो बल्ब से जो लाइट निकलती है वो कौन सी रेडिएशन होती है? विजुअल स्पेक्ट्रम वाली रेडिएशन होती है। और ये विजुअल स्पेक्ट्रम की रेडिएशन को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसको विजुअल का मतलब दिखाई देने वाली रेडिएशन है ये,
इसीलिए इसको बोलते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम रेडिएशन। समझ में आ गई। और बाकी जितने भी टाइप की जो रेडिएशन होती है बेटा ध्यान रखना, ये सारी की सारी बहुत खराब टाइप की रेडिएशन होती है, एक भी काम की रेडिएशन नहीं होती है। चलो आगे की तरफ समझते हैं। जो रेडियो वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होती है, इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे बड़ा, यानी आपको पूछे कि 7 टाइप की रेडिएशन है, इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली कौन सी है, तो ये होती है रेडियो वेव्स होती है। यानी आप रेडियो कम्युनिकेशन में आपने अक्सर देखा होगा गाड़ी के ऊपर एंटीना लगा हुआ आता है और आप एफएम का बटन दबाते हो, इतने में बढ़िया आपको रेडियो मिर्ची सुनाई देता है। तो रेडियो मिर्ची आपको कैसे सुनाई देता है, क्योंकि इसका जो एक स्टेशन होता है रेडियो स्टेशन, वहां से एक वेवलेंथ के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो रिलीज की जाती है, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आपकी टेप जो होती है, आपकी जो सीडी वगैरह जो आप यूज करते हो, वो उसको रीड करके आपको गाने सुनाती है। वो कौन सी रेडिएशन उपयोग करती है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। यानी इसी तरह माइक्रो ओवन, आपके घर पे एक माइक्रो ओवन आता होगा जिसके अंदर आप खाना गर्म करते हो, उसमें कौन सी रेडिएशन होती है, उसमें देखा होगा आपने, इधर इलेक्ट्रिसिटी का बटन दबाया, खाना अंदर रखा, 2 सेकंड में खाना गर्म, बाहर निकाल के खाइए ताजा। वो कौन सी रेडिएशन पे काम करता है, माइक्रोवेव पर। इंफ्रारेड जो होती है, ये जो रेडिएशन होती है बेटा, ये हमारी स्किन से या हमारी जो सरफेस होती है, हमारी बॉडी से जो एनर्जी रिलीज होती रहती है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है। यानी आपने मूवीज में देखा होगा कि इस तरह से एक चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनते ही आपको गाय का अलग से स्ट्रक्चर दिख जाएगा। यानी ऐसी कोई भी चीज जो गर्म होती है वो उस चश्मे में दिखाई देती है। मूवीज में आपने देखा होगा अक्सर, मूवी में गोगल पहनते हैं, गोगल पहनते ही आपको अलग अलग आकृति दिखती है। कोई आदमी खड़ा है तो आदमी की आकृति बन जाएगी, कोई पशु खड़ा है, एनिमल खड़ा है तो उसकी आकृति। क्यों? क्योंकि हर एक जो एनिमल होता है उसकी जो स्किन होती है, इससे कुछ रेडिएशन रिलीज होती है, वो होती है इंफ्रारेड रेडिएशन। विजुअल जो होती है वो हमें दिखाई देती है, जिसके लिए मैंने कहा था 0.4 to 0.7 या 400 से 700 करके आपने पढ़ा होगा। अब आती है अल्ट्रा, देखो इसका घटता हुआ क्रम है, सबसे कम घातक ये है, फिर ये है, फिर ये है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखना, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे सबसे घातक रेडिएशन आती चली जाएगी। अब आती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। वैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो कैंसर का कारण होती है, और पृथ्वी के ऊपर ये आती नहीं है, क्योंकि हमारे वायुमंडल के अंदर एटमॉस्फेयर जो होता है उसके अंदर जो ओजोनोस्फीयर होता है, उसमें ओजोन गैस की एक लेयर होती है, वो जनरली इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, इसीलिए पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती और हम लोग सुरक्षित हैं। अदरवाइज जो आपको कैंसर होती है या जो एलर्जी, स्किन एलर्जी आजकल देख रहे होंगे, स्किन एलर्जी बहुत चल रही है, वो किसकी है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ही देन है। उसके बाद एक्सरेज और गामा रेज, एक्सरेज को आपने अक्सर देखा होगा, एक्सरे के अंदर यूज करते हैं, और सबसे घातक होती है गामा रेज। और याद रखना सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है, गामा की होती है। यानी कोई आपसे पूछे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन कौन सी होती है, तो वो होती है गामा वेवलेंथ। और सबसे लॉन्ग वाली, ध्यान रखना, सबसे जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती है वो कौन सी होती है, रेडियो वेव्स होती है। सबसे घातक रेडिएशन कौन सी होती है, गामा रेडिएशन होती है। सबसे कम घातक कौन सी होती है, रेडियो वेवलेंथ। कम से कम ये 4 सवाल तो याद कर लेना यार, मेरी रिक्वेस्ट समझ लेना कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेवलेंथ की होती है। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी वेवलेंथ होती है, बोले गामा रेज होती है। बोले सबसे घातक कौन सी होती है, बोले गामा रेडिएशन होती है। और सबसे कम घातक कौन सी होती है, बोले रेडिएशन होती है। हमारे जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है वो सब कौन सी रेडिएशन की वजह से दिखाई देती है, विजुअल रेडिएशन जो होती है, विजुअल स्पेक्ट्रम रेडिएशन की वजह से हमें चीजें दिखाई देती है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको कुछ कुछ नाम बताया है। आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसकी बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो रेडिएशन होती है ना, इनको मिलाकर हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको मिलाकर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम कहते हैं। अब समझना, कहानी स्टार्ट होगी है उसको। होता क्या है कि अगर हमारी जो अर्थ होती है, इस अर्थ की बात करते हैं, तो इस अर्थ के चारों तरफ की अगर हम बात करें तो हमारे चारों तरफ जो गैसें होती है उनका एक कवर प्रेजेंट होता है। इस कवर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एटमॉस्फेयर। यानी अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस का एक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं जनरली एटमॉस्फेयर। यानी हमारी अर्थ के ऊपर कितने स्फीयर होते हैं, अर्थ के ऊपर 3 स्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें एक होता है एटमॉस्फेयर, एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है हाइड्रोस्फीयर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था क्लास की में।
और जो एटमॉस्फेयर होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोले सर एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ होता है मिक्सचर ऑफ गैस, यानी गैसों का एक मिक्सचर प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। जब सन से, सूर्य से जब रेडिएशन हमारी यहाँ पृथ्वी की तरफ आती है, तो पृथ्वी की तरफ जब ये आ रही होती है, तब इस रेडिएशन की, यानी यहां से जो रेडिएशन आती है, इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है, ध्यान रखना वो वेवलेंथ होती है शॉर्ट, यानी छोटी वेवलेंथ की रेडिएशन आती है। सूरज से जो रेडिएशन पृथ्वी पर आ रही है उसकी वेवलेंथ होती है छोटी, शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन है। तो ये आराम से, इसको कोई भी नहीं रोकता। ध्यान रखना, एक चीज और मजेदार बताता हूं, किसी भी, अगर हम बात करें रेडिएशन की वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उसे चीजें उतना ही कम रोक पाएगी, यानी वो उनको पार करके बाहर निकलकर चली जाएगी। और जिसकी रेडिएशन या जिसकी वेवलेंथ, ध्यान रखना, जितनी बड़ी होगी उसको एक छोटा सा अवरोध भी वहीं रोक देगा, वो आगे उसको पार करके नहीं जा सकती। आपने देखा होगा कि आप रेडियो को यहाँ जमीन पर रख के चलाओ अपने रूम के अंदर तो रेडियो नहीं चलेगा, और छत पे ले जाके चलाओगे तो रेडियो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके छत, कमरे की जो दीवारें हैं वो उसकी रेडिएशन को अंदर आने से रोक रही थी, रेडियो वेव्स को रोक रही थी, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। यानी कि जितनी बड़ी वेवलेंथ उतना ही इजीली रुक जाएगी, और जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतना ही उसको पार करते हुए अंदर घुस के चली जाएगी। तो सूरज से आ रही थी तो इसकी वेवलेंथ क्या थी? छोटी थी। यहां पर अर्थ ने क्या किया? इसका कर लिया एब्जॉर्प्शन। क्या कर लिया भैया? इसका कर लिया भैया एब्जॉर्प्शन, हमने, अर्थ ने इसका कर लिया। अर्थ जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो रात्रि के समय जो हमारी पृथ्वी है ये उस एनर्जी को वापस से भी छोड़ती है, मुक्त करती है। और जब इसको वापस से मुक्त करती है तो इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है लॉन्ग। समझ में ना, कहानी को समझना। यानी कि अर्थ के द्वारा जो रेडिएशन रिलीज की जाती है, पृथ्वी की सतह से जो रेडिएशन निकलती है वो तो होती है लॉन्ग वेवलेंथ वाली। कौन सी होती है? लॉन्ग वेवलेंथ वाली। और पृथ्वी के ऊपर जो आती है वो कौन सी होती है? वो होती है शॉर्ट वेवलेंथ वाली। हमें पता है कि पृथ्वी की सतह से थोड़ी सी ऊपर अगर आप चलोगे तो यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट रहती है, जिसको आप लोग कई बार तो कह देते हो कि भैया जैसे मान लो यहाँ पर डस्ट भी होती है, या हम यूं कहें यहाँ क्लाउड, बादल भी होते हैं, यहाँ CO2 गैस भी होती है, यहाँ ओजोन गैस भी होती है, या बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। तो जब ये शॉर्ट वेवलेंथ में रेडिएशन आती है तो ये कोई भी इसको डिस्टर्ब नहीं करता है, सब इसको चुपचाप अंदर की तरफ चले जाने देते हैं, कोई नहीं रोकेगा इसको। और यहां से जैसे ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकलती है तो ये बीच में फिर जाते हैं, यहां बीच में इसको रोक देते हैं, इसको आगे पार होकर नहीं जाने देते। याद रखना, शॉर्ट वेवलेंथ को आने देते हैं लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन को ये पार करके दूसरी तरफ नहीं जाने देते, यही खुद ही उसका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। इसीलिए पृथ्वी का जो तापमान है, ध्यान रखना, वो बढ़ा हुआ रहता है, जिसके लिए आपने हरित ग्रह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग एक शब्द सुना होगा। यानी हमारी जो पृथ्वी है ये बर्फ की तरह जम क्यों नहीं रही है भैया? आप चांद पर जाते हो तो आपने सुना होगा कि वहां तापमान -250 डिग्री चला जाता है। किसी भी ग्रह पर जाते हो, आप किसी भी ग्रह पे चले जाइए, किसी भी प्लेनेट पे जाते हो तो कहते हैं कि वहां कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर नेगेटिव चला जाता है, लेकिन अर्थ के ऊपर ऐसा नहीं होता है। अर्थ जो होती है, पृथ्वी के ऊपर ऑलमोस्ट टेम्परेचर ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। कुछ कुछ जगह को छोड़ दिया जाए, कुछ छोटे से टाइम के लिए जाता है अगर नेगेटिव जाएगा तो। क्यों? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ जो क्लाउड, वाटर वेपर, CO2 या O3, ये जो गैसें होती है, डे के टाइम पर जो एनर्जी सन से आती है उसको नीचे तो आने देती है, लेकिन रात्रि के समय जब वो वापस से लॉन्ग वेवलेंथ में पृथ्वी इमिट करती है तो उसको बाहर नहीं जाने देती, उसको वहीं पर रोक लेती है। इसीलिए वहां सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आगे चल के मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज से आपको कंसेप्ट पता चल गया है कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है। क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको तो आने देती है और लॉन्ग को जाने नहीं देती, और उस एनर्जी को यहीं पर रोक देती है, और धीरे धीरे चारों तरफ एनर्जी बढ़ने लगती है, जिससे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। आजकल एटमॉस्फेयर में CO2 की क्वांटिटी धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रही है। यानी आपने सुना होगा कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अरे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो हमारी अर्थ है इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और बढ़ने का कारण है गैस CO2। ये क्या कर रही है? ये करती है कि पहले CO2 की मात्रा कम थी तो लॉन्ग वेव रेडिएशन बाहर निकल जाती थी, लेकिन आजकल CO2 की मात्रा बढ़ गई है तो ये बाहर नहीं निकलने देती, और यहीं पर रेडिएशन को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। और पृथ्वी का टेम्परेचर जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया है, जो भी हमारे लिए हानिकारक है। क्लियर है मामला?
इसी तरीके से अगर आप ग्लास, आपने देखा होगा जो आजकल पॉली हाउस कंसेप्ट चल रहा है, पॉली हाउस तो सबने देखा होगा, एक लोहे का फ्रेम बनाया जाता है खेत में, उसके ऊपर पॉलीथीन लगा दी जाती है। अरे सेम वो भी यही काम करती है। वो पॉलीथीन जो लगाई जाती है वो सन से आने वाली जो रेडिएशन है शॉर्ट वेवलेंथ उसको तो अंदर आ जाने देती है, लेकिन जब पृथ्वी की जो सतह है उस पॉली हाउस के अंदर की जो सॉइल है वो रेडिएशन वापस इमिट करती है, तो वो जो फाइबर सीट आपने लगाई है प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक सीट उस रेडिएशन को वापस पार नहीं जाने देती, जिससे उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। पॉली हाउस भी इसी कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। किसके ऊपर? ग्लोबल वार्मिंग के कंसेप्ट के ऊपर ही काम कर रहा है। यानी आई कौन सी वेवलेंथ? शॉर्ट। जा कौन सी रही है? लॉन्ग। लॉन्ग को हम जाने नहीं देते, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ध्यान रखना, ये कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आप लोगों को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मैं आपसे कह रहा था कि पहला काम तो क्या होगा, सॉइल और वेजिटेशन के द्वारा उसके यूज कर लिया जाएगा, इससे टेम्परेचर मैनेज होगा। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है कि सन से जो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन आई थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके हमारी अर्थ उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वापस से भी इमिट करती है। इस बात को हमें लिखने की जरूरत है। यानी हमें अगर बात पूछी जाए कि जो रेडिएशन आ रही है अर्थ के ऊपर उसका क्या होगा, तो पहला तो हम लोग कह देंगे आफ्टर या सॉइल एंड वेजिटेशन एंड soil absorbed radiation and maintain the एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, यानी एटमॉस्फेयर या जो सोइल का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करती है। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है कि सॉइल ने जो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन आई है उसको ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करने के बाद लॉन्ग वेव रेंज में उसको इमिट कर देती है। यानी कि सॉइल एब्जॉर्ब्ड शॉर्ट वेव रेडिएशन and re-radiated after transformation into short wavelength. Just 1 minute. लाइव क्लास में हूं मैं, वापस करूं? ओके, हाँ जी, यहां तक कोई इश्यू नहीं है आप लोगों को? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो, दो चीजें। री रेडिएशन का मतलब होता है, देखो रेडिएशन का मतलब तो आ रही थी, री का मतलब है उसको तो एब्जॉर्ब किया और दोबारा से रेडिएशन छोड़ दी, उसको बोलते हैं री रेडिएशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, ऐसा नहीं होता है कि आप नाई की दुकान पे गए, लंबी लंबी आपके जटाएं बढ़ी हुई थी और सैलून से जब आप लौटते हो तो बोले तेरा तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब आप तो पूर्णतया बदल गए, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यानी बेटा आई तो छोटी वेवलेंथ थी, जा लॉन्ग रही है, इसका मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। और किसमें हो जाता है? याद रखना, शॉर्ट वेव को कर देते हैं लॉन्ग वेवलेंथ के अंदर। यानी याद रखना, आई तो किसमें थी? शॉर्ट में। मैंने यहां भी शॉर्ट कर दिया है, याद रखना ये कौन सी में जाती है? ये चली जाती है लॉन्ग वेव्स के अंदर, लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल जो यहां से बनता है अक्सर, उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा, और यूं कहें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बोले सर वो कैसे है? आपको अच्छे से पता है कि जीरो जो होता है, एल्बिडो की बात कर रहे हैं कि जीरो एल्बिडो किसका होता है? तो जीरो एल्बिडो आपको पता है ये होता है ब्लैक बॉडी का। किसका होता है? ब्लैक बॉडी का। आपको कहे वन किसका होता है? तो आप कहोगे व्हाइट का। और व्हाइट में भी ध्यान रखना, एब्सोल्यूट व्हाइट, एकदम सफेद। इसके बाद बात करते हैं तो आपको 3-4 पॉइंट में आपको क्लूज दे देता हूं। जैसे हम बात करें तो फ्रेश स्नो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं फ्रेश स्नो का मतलब होता है बर्फ, फ्रेश का मतलब होता है ताजा। जो बर्फ आज ही गिरी है, अभी अभी गिरी, ऐसे नहीं कि 10 साल पहले जमा हुई बर्फ की बात कर रहे हो तुम, कि बताओ इसका एल्बिडो कितना होगा। नहीं बेटा, हम बात करेंगे फ्रेश स्नोफॉल, जो अभी अभी बर्फ गिरी है उसका एल्बिडो कितना होता है, वो सफेद रंग की होती है।
उसका होता है 0.75, याद रखना 0.95। बेटा ध्यान रखना, हो सकता है ये चीजें आपको एग्जाम में परसेंटेज में पूछ ले, तो एक का तो बना देना 100, जीरो का रहेगा 0, ये हो जाएगा 75 से 95%। समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ट्रांसफॉर्मेशन आप इनका कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं, तो हम सीधी सी बात करेंगे कि ऐसा खेत जहां पर क्रॉप को हमने बो रखा है वहां कितना एल्बिडो होगा। तो हम बात करेंगे वेजिटेशन का। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब ध्यान रखना कि क्रॉप्ड फील्ड की बात कर रहे हैं, जहां हम फसलें बो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो होता है 0.10 ध्यान रखना 0.25, यानी कह सकते हैं 10 से 25%। लेकिन एग्जाम में इसके अंदर जो सवाल बार बार पूछा गया है कि जो क्रॉप्ड फील्ड होता है उसका एल्बिडो 0.23, यानी लगभग लगभग आपको 23% इसका आंसर मान के चलना। एक ही पूछे तो रेंज हो जाती है 0.4 टू 0.25%। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्या हो जाता है, इसके बाद होता है 0.01 टू 0.03%। याद रखना ये किसका एल्बिडो होता है? ये वाटर का एल्बिडो होता है। ये एल्बिडो आपको बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, हो सकता है अब की बार भी आपको यहां से सवाल पूछ ले, तो इसके लिए आपको पूर्णतया क्या रहना है, आपको एकदम से एक्टिव रहना है, इसमें किसी तरीके की कोई वो आपको कंफ्यूजन माइंड में आनी नहीं चाहिए। अच्छा रेंज ही पढ़ रहे हैं तो दो चीजें और बता देता हूं। मान लो आपको एग्जाम में ये पूछे कि कोई सरफेस है और उस सरफेस का एल्बिडो 0.10 टू 0.20 है। अब कोई बेवकूफ ही होगा जिसको ये बात कहनी पड़े कि 0.10 टू 20 को आप चाहो तो 10 टू 20% भी कह सकते हो। मान लो एग्जाम में कहे कि अगर किसी सतह का एल्बिडो 10 से 20% है तो बताइए वो कैसी होगी। तो ध्यान रखना औसतन अगर हम बात करें तो ये होता है या तो होगी डार्क सतह की। किस सतह की बात कर रहे हैं? डार्क सरफेस की, यानी कि जनरली मिट्टी जैसे काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है। फिर मैं कह रहा हूं चारकोल एब्सोल्यूट ब्लैक बॉडी है, इसीलिए उसका 0 होता है। लेकिन ब्लैक सॉइल का एल्बिडो 0 नहीं होता है क्योंकि उसमें व्हाइट कलर के बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, इसीलिए डार्क सरफेस होती है। या फिर हो जाती है रफ सरफेस। कौन सी सरफेस? या फिर हो जाती है रफ सरफेस की हम बात कर रहे हैं। और रफ सरफेस का मतलब होता है उबड़ खाबड़, अगर कोई इस्तेला करती है, आपका खेत एकदम उबड़ खाबड़ है तो उसको बोलते हैं रफ सरफेस का एल्बिडो होता है 0.10 टू 0.20। या फिर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि किसी सरफेस का एल्बिडो 0.40 टू 0.50 है, इसका मतलब 40 से 50% है, तो बताइए उसका एल्बिडो या वो कौन सी सरफेस होगी? तो याद रखना या तो वो होगी लाइट सरफेस, यानी कि सिंपल शब्दों में हम कहें तो सफेद सफेद रंग की सतह होगी, या फिर हम कह सकते हैं वो होगी स्मूथ सरफेस, यानी कि एकदम लेवल होगी, एकदम चिकनी। स्मूथ का मतलब होगी चिकनी होगी, स्मूथ होगी। क्लियर है मामला? अच्छा आपको कोई पूछ ले कि भैया मुझे स्नो का, बर्फ का नहीं जानना, मुझे काले का नहीं जानना, मुझे गोरे का नहीं जानना। अरे मुझे ना डार्क से मतलब है, ना लाइट से मतलब है, ना वेजिटेशन से मतलब है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे तो पूरी की पूरी पृथ्वी का एल्बिडो बता दो। तो याद रखना अगर आपको संपूर्ण पृथ्वी का पूछ ले तो ये होता है 0.36। दूसरे शब्दों में कहें तो 36% एल्बिडो होता है, यानी इसको परसेंट में भी हम कह सकते हैं और इसको हम दूसरे वर्ड्स में इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक पढ़ाई हुई जो चीजें हैं वो क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और यहां तक अगर आपको कोई इश्यू है तो आप अभी भी कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अब जैसे मान लो एग्जाम में सवाल पूछे कि सॉइल की जो रेडिएशन है बताइए, सॉइल की रेडिएशन पूछ ले आपको कि सॉइल से जो रेडिएशन निकलती है वो कौन सी होती है, अरे तो आप आराम से कह दोगे वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती है। कौन सी होती है? लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन होगी। सन से कौन सी आती है? बोले सर सन से तो शॉर्ट वेवलेंथ आती है। मामला सेट है कि नहीं सेट है? ओके डन, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉइल वाटर, यानी अब हम एल्बिडो आज नया टॉपिक स्टार्ट किया था उसको भी खत्म कर चुके हैं। नाउ अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें या न्यू कहें, बेटा न्यू तो है ही है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। याद रखना सॉइल वाटर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कहें या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम्स लाइक एओ, डबल एओ, एआरओ, या यूं कहें कोई सब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें
आपका सॉइल वाटर से सवाल नहीं आए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सॉइल फिजिक्स, यानी कि आपके टेक्सचर, स्ट्रक्चर, टेम्परेचर वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ध्यान रखना हो सकता है स्ट्रक्चर से इस साल सवाल पूछे अगली बार नहीं पूछे, या इस बार नहीं पूछे अगली बार पूछे, यानी उसमें से कई बार क्वेश्चन छोड़ देता है, कभी टेक्सचर से पूछता है, कभी स्ट्रक्चर से पूछता है, कभी टेम्परेचर से, ऐसे घुमा फिरा के सवाल पूछ लेता है। लेकिन ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें सॉइल वाटर से सवाल नहीं आया है। सॉइल वाटर एक ऐसा टॉपिक है जिससे ऑलवेज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ये गांठ बांध के अपनी खोपड़ी में रख लेना। चलो सॉइल वाटर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक मस्त आपको मजेदार दो चार चीजें पढ़ाता हूं। अगर आपको सॉइल वाटर पढ़ना है तो इसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ आ रहा है, दैट इज वाटर। और आपको कोई पूछे कि भाई पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एक बार एक्चुअल की बात है, ये आपने भी सुनी होगी अक्सर कि एक बच्चे से पूछा हुआ कि बताओ वाटर का, ये मैं अपनी स्कूल का किस्सा सुना रहा हूँ। जब मैं स्कूलिंग में था, हम 11th क्लास में थे, तब हमारी एक सहपाठी, हो सकता है ये क्लास देख भी ले तो हंसने की जरूरत नहीं है, और ये मजाक की बात है, नाम एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारी एक सहपाठी मतलब लड़की थी, तो सर ने पूछा वाटर जो पानी होता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसने H2O नहीं बोला, उसने वाटर बोल दिया था, WATER। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरह की चीजें भी हो जाती है, लेकिन इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2O होता है। अगर इसकी बात की जाए तो H2O को इस तरह से लिखा जाता है, ये लीजिए H2O, यानी इसकी जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये V शेप में प्रेजेंट होता है। आप यूं सोचते होंगे कि सर ये लीजिए, ये भी तो पानी है। बेटा है तो पानी, लेकिन पानी कभी भी इस तरह से लीनियर, यानी सीधी लाइन होती है, उसको बोलते हैं लीनियर शेप में नहीं रहता है। वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो ध्यान रखना इसी शेप में प्रेजेंट रहता है। इसमें भी आपको पता हो तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होता है और हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस, यानी माइनस और प्लस दो पोल हो गए। जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है ना, एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ, जिसको बोलते हैं डाई, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब पोल, नॉर्थ और साउथ। वैसे ही पानी के ऊपर माइनस और प्लस दोनों चार्ज होते हैं, इसीलिए वाटर के लिए कहा जाता है कि ये डाईपोलर होता है। क्या होता है, याद रखना, ये होता है डाईपोलर मोमेंट होता है। इसके अंदर कौन सा मोमेंट होता है, डाईपोलर मोमेंट होता है। एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना कि वाटर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, तो वाटर की एक प्रॉपर्टी डाईपोलर मोमेंट भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं। याद रखना, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन की जो दो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, इन बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो 104 डिग्री, याद रखना कितने, 104 डिग्री और 5 मिनट, यानी 104.5 डिग्री का कोण होता है, या यूं कहें 104.5 डिग्री का एंगल होता है, जिसको आप लोग चाहो तो रफली 105 डिग्री याद रख सकते हो, क्योंकि वैसे ये 103 से लेकर 106 डिग्री का हो आसपास में रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो 103 से लेकर 106 के आसपास रहता है। तो बीच का कितना आता है, 104.5 आता है, तो आप 105 याद रख सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मामला सेट है। देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बंध बन रहा है, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड कौन सा होता है, तो याद रखना ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी पानी के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड बहुत टाइप के होते हैं, वान डर वाल फोर्सेज, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो याद रखना ये कौन सा होता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन से लेकर ऑक्सीजन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 0.97 एंगस्ट्रॉन्ग या 0.98 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, और यहां से लेकर यहां तक की बात की जाए तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग की डिस्टेंस होती है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम्स के बीच में या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। बोले सर पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो स्फेरिकल शेप में, ये तो वी दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन अगर इसकी शेप पूछी जाए तो वी शेप, या कई बार कहा जाता है कि ये गोल है, देखो दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से इनको मिलाओगे तो क्या आ जाता है, स्फेरिकल फॉर्म होता है, यानी कि ये गोलाकृति का होता है, स्फेरिकल शेप में ये प्रेजेंट होता है। तो स्फेरिकल शेप के लिए भी इसको कई बार लिख दिया जाता है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। लेकिन आपको कोई पूछे कि भाई साहब इसका ये एक पानी का मॉलिक्यूल कितना मोटा होता है, यानी आपको पूछ लिया जाए कि बताओ वाटर मॉलिक्यूल का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, तो याद रखना इसका जो डायामीटर होता है
वो डायामीटर होता है 2.64 एंगस्ट्रॉम, यानी पानी का मॉलिक्यूल 2.64 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। ध्यान रखना, बहुत बातें बता दी है। याद रखना, बीच में कोण कितने का बनता है, 105 डिग्री का। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो कितना, 2.64 एंगस्ट्रॉम का होता है। बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। डाईपोलर मूवमेंट होता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। पानी के अंदर कोई भी चीज घुल जाती है, कारण क्या है, कारण यह है कि इस पे माइनस और प्लस दोनों ही आवेश होते हैं, यानी ये डाईपोलर मूवमेंट रखता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। याद रखना, ऑलमोस्ट जो केमिकल्स होते हैं उन पे एक ही चार्ज कैरी करने की वजह से वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही डिसोल्व कर पाते हैं, लेकिन वाटर में डाईपोलर मूवमेंट होने से ये किसी को भी अपने अंदर घोल लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं वाटर को, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम बोलते हैं। अच्छा, आपको ये कहा जाए कि भाई साहब इस वाटर के मॉलिक्यूल को, जैसे मान लो मैं यूं कहूं कि जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका शरीर है, आप इस तरह से सामने खड़े हो, आपको मैं बीच से एकदम सीधा सीधा दो भागों में काटता हूं, तो एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पांव इधर, एक पांव इधर, यानी आपके शरीर का हर एक हिस्सा बराबर दो भागों में बट जाएगा। यानी आपके अंदर एक आंख इधर है तो एक इधर भी रह जाएगी। आपको जो मैं बीच से काटूंगा तो आपके दो भाग हो जाएंगे। यानी ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको आप बराबर दो भागों में काट सकते हो, याद रखना वो सिमेट्रिकल होता है, यानी दोनों तरफ क्या है, बराबर। लेकिन यहाँ इसको जब आप काटने की कोशिश करोगे तो बराबर दो भागों में नहीं बटेगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कभी तो ये इसको दे देता है और कभी इधर वाले हाइड्रोजन को दे देता है, तो ये जो मूवमेंट होता है वो दोनों तरफ होता रहता है, इसीलिए याद रखना ये एसिमेट्रिकल होता है। यानी वाटर मॉलिक्यूल होता है वो सिमेट्रिकल ना होकर क्या होता है, नॉट सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल होता है, या एसिमेट्रिकल होता है वाटर मॉलिक्यूल। ये भी आप याद रख सकते हो, इसको बराबर दो पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर की प्रॉपर्टीज, कि वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसका डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट क्या होता है, या इसकी जो बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी क्या होती है, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होती है, वॉल्यूम इसका मैक्सिमम कब होता है। इस तरह से वाटर की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है उनको एक एक करके हम आगे चल के स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच मेरे रसगुल्लो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फटाफट से कमेंट करके पूछ सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आप कुछ भी पूछोगे तो हमें अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूं अगर आपके पास कोई भी सवाल होगा तो आप फटाफट से पूछ लेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फटाफट से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगता है सब कुछ ही समझ में आ रहा है। वैसे मैं बता देता हूं, मेरी क्लास में हम स्लो स्लो स्टडी करते हैं, बट जो पढ़ लेते हैं उम्मीद करते हैं उसमें से कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि आपने बचपन से ही कहानी सुनी होगी ना, कछुए और खरगोश वाली। स्लो चलिए लेकिन अच्छे से परफेक्टली कंटिन्यूअसली चलते रहिए, आप रेस जीत जाओगे। आई होप आपको कोई इशू है ही नहीं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे रसगुल्लो, मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।